हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा था आपने। उसमें ये देखा था कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी है वो चेंज होती है मास नंबर के साथ में। और ये भी देखा था कि किसी भी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होने पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बातें आपने सीखी थी। आपने ये कहा था कि निकल फेरस जैसे ये हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कारण था कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी का मैक्सिमम होना। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज और उससे आगे की। जब मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये इसमें कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं? न्यूक्लियस का। तो यहां प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से होंगे। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो क्या लगना चाहिए? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना चाहिए। तो क्या वो नहीं लग रहा होगा? तो पीछे कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया भी था, जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात कर रहा था मैंने कहा नहीं, यहां नहीं लगेगा। साथ में चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर और उससे लेस होती है उस टाइम कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, उस टाइम कूलम्ब्स लॉ काम में नहीं लाया जा सकता। क्योंकि उस टाइम इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा एक नया फोर्स आ जाता है और जिस फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। 11th क्लास में आपने ये भी स्टडी किया जब फोर्सेज के बारे में कि आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्सेज, फिर आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, है ना, फिर आपने कहा न्यूक्लियर फोर्सेज। तो आपने वहां पे ये देखा था कि जो नेचर में मेनली हम फोर्स को क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मास m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा 12th में, जैसे कि q1 q2 डिवाइडेड बाय r², ये रेस्ट में चार्जेस के लिए। और मूविंग चार्जेस होते हैं तब आपने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्सेज। वो उन दोनों को मैं एक ही नाम दे रहा हूं, ये यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की बात की आपने। फिर आप कहें कि अब जो नए फोर्सेज हैं वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज, है ना। न्यूक्लियर फोर्सेज, यहां हम कौन से न्यूक्लियर फोर्सेज की बात कर रहे हैं? फिलहाल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्सेज और दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ध्यान रखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो सबसे वीक होते हैं। उसके बाद में कौन से होते हैं आपके? वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, FW वीक न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए। उसके बाद में आपके जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, और सबसे पावरफुल जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो क्वेश्चन माइंड में ये सेट हो गया आपके कि न्यूक्लियर फोर्सेज रियल में हैं क्या। तो न्यूक्लियर फोर्सेज आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? चार्ज। और ऐसा फोर्स जो ना मास पे डिपेंड करे और ना ही चार्ज पे डिपेंड करे, कुछ इस तरह के फोर्स होते हैं, उन फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्सेज। यानी ना तो मास पे डिपेंड करते और ना ही चार्ज पे डिपेंड करते, है ना। चार्ज पे डिपेंड करते तो किसके बीच नहीं लगना चाहिए था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो सकता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी, और हो सकता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ना तो हम प्रोटॉन बोले ना न्यूट्रॉन बोले, क्या नाम दे दें? न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फोर्सेज। सो न्यूक्लियर फोर्सेज को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स
के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको ही बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। सो राइट डाउन कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम ये कहेंगे द फोर्स बिटवीन, किसके बीच में, न्यूक्लियॉन्स। कहां की बात है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। इस फोर्स को ही क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इन फोर्सेज के बारे में डिस्कवरी चल ही रही है। इन फोर्सेज के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं स्टिल अभी तक। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा आपने क्या, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के लिए फॉर्मूला पढ़ा K(Q1Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन स्टिल इनके लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है। बात क्लियर है। तो हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखो न्यूक्लियर फोर्सेज है, एक तो आपके माइंड में ये सेट हो गया, ना मास पे डिपेंड करते और ना ही किस पे डिपेंड करते, चार्ज पे डिपेंड करते, नहीं करते हैं ये, है ना। तो ये कह सकते हो आप, दे डू नॉट डिपेंड ऑन मास इनटू चार्ज। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करते, है ना। पहला तो ये हो गया। सेकंड, आप देखो जितने भी फोर्सेस पढ़े थे आपने, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो, दोनों ही जो फोर्सेस थे वो कैसे फोर्सेस थे, सेंट्रल फोर्सेस थे। ये फोर्सेस कैसे नहीं होते, सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते। सो दीज फोर्सेस आर नोट लगा रहा हूं, सेंट्रल फोर्सेज। ये फोर्सेज सेंट्रल फोर्सेज नहीं होते हैं। थर्ड, आप यदि बात करें तो पावरफुल के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, 50 to 60 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। कौन से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की बात चल रही है। सो दीज आर, यानी दीज मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर मोर या स्ट्रॉन्गर देन 50 to 60 टाइम्स stronger than कौन से फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बात ध्यान में रह जाएगी। दूसरा, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं, यानी ये कब लगते हैं, जब वो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है या न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर और उससे क्या हो, लेस हो, उस केस में लगते हैं। तो ऐसे फोर्सेज को बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्सेज। सो आप ये कह सकते हैं दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखिए, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। और नॉर्मली इनकी जो नेचर है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है ना नेचर। लेकिन कब, इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर आप ये कह सकते हैं जब इनके बीच की जो डिस्टेंस कम हो, एक कम डिस्टेंस में देयर नेचर इज अट्रैक्टिव। सो फिफ्थ पॉइंट लिखिए, नॉर्मली देयर नेचर इज अट्रैक्टिव। लेकिन ध्यान रखें, व्हेन द डिस्टेंस
between the nucleons is and order of 10 to the power minus 15 मीटर। उस केस में ये तो ये ध्यान रह जाएंगे, क्या ना मास पे डिपेंड करते ना चार्ज पे। ये फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते, नॉट है ना, कहीं आप लिख दें होते हैं, नॉट सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते। और ये 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से। और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, यानी इनकी रेंज क्या होती है, जब हम कह सकते हैं इनकी रेंज होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, उससे कम ही होनी चाहिए, उस कम, ये तो मैक्सिमम है ये। और नॉर्मली देयर नेचर इज अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को इस तरह से, ये ध्यान में रह जाएगी। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखनी है, मैं आगे मैं लिख लेता हूं, ये फर्स्ट लाइन यदि आपने लिख ली तो क्या, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने ये सीखा कि यहां से देखिए कौन था, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से मैंने लिख दिए, यही तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये प्रोटॉन है, ये बाकी किन से किन किन के बीच में, इसके और इसके बीच में भी होगा, इसके और इसके बीच में भी, 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 इस तरह से इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और इस तरह से। तो ये कितनी इंटरेक्शंस होंगी, इसके लिए फॉर्मूला होगा a इंटू a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कैन बी गिवन, है ना, 6 पॉइंट लिख लीजिए, तो आप नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी किस में आते हैं, न्यूक्लियॉन्स में आते हैं, न्यूक्लियॉन्स इज a इंटू a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर a जानते हैं आप क्या होता है उस न्यूक्लियस का, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एंड यदि प्रोटॉन की बात करें, अच्छा इसको नियर अबाउट में क्या लिख दिया जाता है, 1 की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो a स्क्वायर बाई 2 भी लिख देते हैं। इसी तरह से प्रोटॉन्स की यदि बात करते हैं तो z इंटू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की यदि आप बात कर रहे हैं तो ये तो थी न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आप इनको लिखिए। फिर आगे अपन बात करते हैं किसके, रेडियो एक्टिविटी के, लिखिए इनको। तो अब आप बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या, हेनरी बेकेरल नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1896 में ये देखा, देखो टॉपिक का नाम है अपना क्या, रेडियो एक्टिविटी, टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी, है 1896 में कौन साइंटिस्ट, हेनरी बेकेरल नाम की साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये देखा कि कुछ हैवी न्यूक्लियस थे, है ना, वो अपने आप ही क्या हो रहे थे, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। और डिसइंटीग्रेशन टाइम पर किनका एमिशन हो रहा था, अल्फा बीटा गामा का एमिशन हो रहा था। और इस ही फिनोमिना को उन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब टूटना। बाद में पता चला कि भी रेडियो एक्टिविटी तो एक तरह से क्या थी, न्यूक्लियर फिनोमिना ही थी। कौन सी, टूटने वाली को क्या नाम दिया था मैंने, न्यूक्लियर फिजन। क्यों, क्योंकि वो हैवी न्यूक्लियाई था और हैवी न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी कम थी और स्टेबिलिटी को अचीव होने के लिए वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था। टूटने पर उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हालांकि ये बात बाद में पता चली कि ये एक तरह से क्या थी, न्यूक्लियर फिनोमिना ही थी, न्यूक्लियर फ्यूजन ही था। इन्होंने क्या कहा कि कुछ सब्सटेंसेस लाइक यूरेनियम, थोरियम, वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं
और डिसइंटीग्रेशन टाइम पर किनका एमिशन करते हैं, अल्फा बीटा गामा का एमिशन करते हैं, है ना। अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों तरह की बात करेंगे, आपने 10th तक शायद नेगेटिव पढ़ा है ना। और गामा एक फोटोन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप टूट रहे थे, अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, उन सब्सटेंसेस को नाम दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक आपके यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, यानी ये रेडियो एक्टिविटी क्या है। एक तरह से बाद में तो पता चला कि ये एक तरह से न्यूक्लियर फिनोमिना ही है, न्यूक्लियर फिजन ही है, लेकिन उनकी तरह से यदि हम लिखेंगे किनकी, हेनरी बेकल के अकॉर्डिंग, तो द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, है ना, ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम द atom of unstable nuclei, यानी जिससे एटम का जो न्यूक्लियाई है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, उनसे अपने आप ही, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप ही, किनका एमिशन होना, पार्टिकल्स का एमिशन होना। अल्फा पार्टिकल निकल रहा तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक आपके फोटोन हो गया, है ना, उनका बाहर निकलना, है ना, इसी को कहा जाता है क्या, रेडियो एक्टिविटी। तो डेफिनेशन ध्यान रह जाएगी रेडियो एक्टिविटी की, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम द एटम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यहां तक ये आप डेफिनेशन लिखेंगे यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, उनके एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, है ना। एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या, देखो यूरेनियम, थोरियम, है ना, याद रखिए यूरेनियम, थोरियम ये अपने आप ही क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, है ना। और इस फिनोमिना को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, और इन सब्सटेंसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है ये। अच्छा, नेचर में जो रेडियो एक्टिविटी है वो 3 तरह की है। एक तो वो जिसमें अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, अल्फा का एमिशन होता है। दूसरी वो जिसमें बीटा का एमिशन होता है, बीटा का एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन की मैं बात करूंगा। और तीसरा वो जिनमें गामा का एमिशन होता है, गामा इज लाइक ए फोटोन, एक फोटोन है लेकिन जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो नेचर में रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स जो नेचर में क्या है, 3 है, 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द नेचर। पहला जो टाइप है वो क्या है, अल्फा डीके। रेडियो एक्टिविटी का जो पहला टाइप है अल्फा डीके है। दूसरा हम बात करेंगे, फर्स्टली हम अल्फा डीके की बात करते हैं। अल्फा डीके, डीके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट होना, डीके डिसइंटीग्रेशन, टूटना, है ना, कम होना, वो बोला गया है किसको, डीके को। अल्फा डीके में किसका एमिशन होता है, उस न्यूक्लियाई से या उस न्यूक्लियस से कौन बाहर आ जाता है, अल्फा। अल्फा बाहर आएगा, अल्फा का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, इन दिस डीके एमिशन ऑफ, किनका एमिशन होता है, इस डीके में होता है एमिशन ऑफ He24, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ
हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस का एमिशन होता है। सेकंड जो डीके होता है, जिसको हम कौन सा डीके बोलते हैं, सेकंड डीके को बोलते हैं बीटा डीके। बीटा डीके, बीटा डीके दो तरह के होते हैं, एक बीटा माइनस और दूसरा बीटा प्लस। तो इसमें क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैं यहां ई लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड पॉजिट्रॉन, है ना। ये पॉजिट्रॉन को हम किससे, ई प्लस से लिखते हैं। रियल में ये जो पॉजिट्रॉन है, ये क्या है, ये आप सोच रहे होंगे कि पॉजिट्रॉन क्या आ गया, ये बात समझना। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं, पॉजिट्रॉन यहाँ एक नया पार्टिकल, मैं बताऊंगा यहाँ जब हम आगे इस चैप्टर में बीटा डीके की बात करेंगे ना, वहां डिटेल में बताऊंगा। यहां सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि पॉजिट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसका मास है सेम, उसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल, चार्ज भी उतना ही होता है लेकिन अपोजिट नेचर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में मैं ये कहूं, द पॉजिट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन is the same as mass of not mass, mass of positron is the same as the mass of electron, यानी इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। एंड नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट to the charge of electron, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज के अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना, इसका माइनस का, और उस पर इतना ही क्या होगा, प्लस का, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन के जितना चार्ज होता है, लेकिन मास वाइज देखें तो प्रोटॉन नहीं है। देखो पॉजिट्रॉन यानी चार्ज के हिसाब से तो प्रोटॉन है और मास के हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस डीके को बोला जाता है बीटा डीके, है ना। ये भी एक रेडियो एक्टिविटी है। थर्ड जो रेडियो एक्टिविटी है वो है गामा डीके। ये आगे हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ डेफिनेशन देखना आप यहाँ से। तो थर्ड है वो है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, एमिशन ऑफ द हाई एनर्जी फोटोन, है ना। हाई एनर्जी फोटोन का एमिशन होता है जिसकी एनर्जी किसमें होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। हाई एनर्जी फोटोन एमिट होता है कौन से डीके में, गामा डीके में। तो इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे रदरफोर्ड-सोडी लॉ। तो लिख लिया, ये लिख लिया तो इसको इरेज कर रहा हूं। रदरफोर्ड-सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। टॉपिक का नाम है आपका रदरफोर्ड-सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रदरफोर्ड-सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। डीके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट होना, टूटना, है ना, विघटित होना, इसको बोला जाता है रदरफोर्ड-सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यानी कौन किसका डीके होगा, कौन टूटेंगे, हाँ, न्यूक्लियाइज टूटेंगे, न्यूक्लियस टूटेगा, किनमें, स्मॉल न्यूक्लियाइज में। चलो ये बात मान ली। अब ये क्या कहते हैं, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूं, और एग्जांपल में ये कहा जाए, फिलहाल मान लो ये कोई रूम है और इसमें आपने बैलून्स फुला करके लगा रखे हैं, जैसे यहाँ, है ना, यहाँ कहे जाए कि ये आपके बैलून्स लगा रखे हैं। ये जिस सैंपल में मान लो कहिए आपके पास 9 बैलून है ना,
और इस सैंपल में आपके पास मान लीजिए बहुत सारे बैलून्स हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास में 1000 बैलून्स हैं और एक जैसे ही है, सभी केसेस सेम है, सारी की सारी जो कंडीशंस है वो सेम है। आपने कहा ये बैलून्स कितने हैं, 1000 बैलून्स आपके पास। अब बात ये आती है, मान लो ये अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। डिसइंटीग्रेट होना आप मैं कह रहा हूं या टूट रहे हैं या फूट रहे हैं, अपने आप ही ये खत्म हो रहे हैं। तो आपने ये कहा कि यहां जो फूटने वाले बैलून्स, मैंने कहा यदि यहां आपने कहा 5 बैलून या 2 बैलून फूट रहे हैं तो क्या यहां भी सैंपल में भी 2 ही बैलून फूटेंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं, ज्यादा बैलून फूटेंगे क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा है। चलो मैंने मान लिया कि इसमें मान लो 2 की बजाय आपने कहा कि ज्यादा, मैंने रफली बोल दिया कि 20 या 30 बैलून फूट गए उतने ही टाइम में। अब यहाँ कितने रहे, अब यहाँ पर जो रहे हैं वो जैसे कहा आपने 970 रहे, है ना। फिर आपको कहा कि और फूट गए, फिर आप कितने रहे, आपने कहा या 900 रहे, इस तरह से। और प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ रिमेन्ड बैलून क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इनके जो डिसइंटीग्रेट होने की, इनकी जो फूटने की रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ रिमेन्ड बैलून्स एट द प्रेजेंट टाइम। यदि प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ बैलून्स क्या है, ज्यादा है, तो फूटने की रेट भी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ बैलून्स क्या थे, कम थे, तो यहाँ इनकी फूटने की रेट भी क्या थी, कम। प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ बैलून्स इस सैंपल में क्या है, ज्यादा है, तो इनके फूटने की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा ही रदरफोर्ड-सोडी लॉ कहता है। रदरफोर्ड-सोडी लॉ बैलून्स के लिए नहीं कहता, किसके लिए, न्यूक्लियाइज के लिए कहता है ना। क्या, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में कितने रिमेन्ड न्यूक्लियाइज हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैं एक, ये आपको नहीं इसमें, जैसे ये समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने, जैसे यहां मैंने कहा कि फिलहाल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था और 0 टाइम पर आपके पास इनिशियली जो नंबर ऑफ बैलून एंड नोट थे, यह नंबर ऑफ बैलून ना कह करके नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, है ना, या नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियाई एंड नोट थे। फिर आप कितने टाइम की बात करने लगे, यहां से यहां का टाइम मान लीजिए dt हो गया। अब आप आगे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम पे यहाँ t की वैल्यू 0 थी, यहाँ t की वैल्यू t है। जिस टाइम नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई है वो कितने रह गए, n रह गए। बाकी कितने यहां से यहां कितने खत्म हो चुके हैं, कितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, dn डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। अब वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, कितने का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, dn का, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या होगी, dn अपॉन dt। इसको बोला जाएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई एट द प्रेजेंट टाइम। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई, जो फिलहाल जो बचे हुए न्यूक्लियाई हैं वो ये हैं। फिलहाल बचे हुए ज्यादा हैं तो डिसइंटीग्रेशन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा, और नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई कम है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। ये बात कहा गया है किसमें, रदरफोर्ड-सोडी लॉ में। यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई एट द प्रेजेंट टाइम। तो इसमें डीके होना और डिसइंटीग्रेशन होना बात एक ही है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं थ्योरेटिकल वे में कि रदरफोर्ड-सोडी लॉ क्या है ना। रदरफोर्ड-सोडी लॉ, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। क्या, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिमेन्ड nuclei at the present time ये इस लॉ में कहा गया है। या मैथमेटिकली करना चाहें तो आप कह सकते हैं dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, जहां पे dn/dt क्या है, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। ये जो वैल्यू है, ये जो आप कह रहे हैं वो क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। और इसके साथ में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब माइनस, हियर माइनस साइन, यहां लिख सकते हैं हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस। भी टूटने के बाद में तो उनकी नंबर क्या होगी, कम ही होगी। अच्छा, ये dn/dt क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, n क्या है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई। dn/dt क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना, उनके टूटने की रेट। एंड आप n क्या है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस। ये दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख लीजिए, ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस एट द प्रेजेंट टाइम। ये बात समझ में आ गई। ये रदरफोर्ड-सोडी लॉ है थ्योरेटिकल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली और सोल्व करते हैं। मिटा रहा हूं, रदरफोर्ड-सोडी लॉ ही चल रही। देखिए, आपने ये कहा क्या, dn डिवाइडेड बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, या ये माइनस का सिग्निफिकेंस तो आप समझ गए कि माइनस क्यों आया। अब देखिए आप, dn/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n, वेर लैम्डा कॉन्स्टेंट है, या फिर लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n, वेयर लैम्डा इज constant and it is called डीके कांस्टेंट, या इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। अच्छा, ये देखो तो रदरफोर्ड-सोडी लॉ है, कौन से फॉर्म में है रदरफोर्ड-सोडी लॉ, इन डिफरेंशियल फॉर्म में है ना, डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में है ना, इन डिफरेंशियल फॉर्म में है ये रदरफोर्ड-सोडी लॉ। अब देखो, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं रदरफोर्ड-सोडी लॉ को। आगे देखिए किस तरह से कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, dn डिवाइडेड बाय n को इधर ले जाओ, n वालों को एक साइड में कर लो, बाकी को दूसरी साइड में कर लो, माइनस लैम्डा इंटू dt, ऐसे लिखा जा सकता है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्या, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो किसी इक्वेशन में, दोनों साइड इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो ये आ जाएगा dn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, और ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन। इधर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी, देखो t इज इक्वल्स टू, यहाँ टाइम की वैल्यू 0 थी, और 0 टाइम पर नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस क्या थे, n0। प्रेजेंट टाइम में यहाँ टाइम तो t हो गया, और नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस कितने रह गए थे, t टाइम पर n रह गए थे, यही था। अब देखो, इंटीग्रेशन करने के बाद में 1/x, इसका इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ ना, dx/x इज इक्वल्स टू log x बेस e पर, तो वही हो जाएगा ये,
तो ये करेंगे आप, तो ये जो वैल्यू है आपके पास में ये आ जाएगी क्या, log n, और e बेस पर, और लिमिट क्या होंगी n नॉट से n इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है, और dt t हो जाएगा, और लिमिट क्या होंगी 0 से t। पुटिंग द लिमिट्स, ये हो जाएगा log बेस e पर अपर लिमिट n माइनस log बेस e पर लोअर लिमिट क्या है n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ये लिमिट रखने के बाद में अब log का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या ये पढ़ रखा है, log m माइनस log n होता है log m डिवाइडेड बाई n। तो इस फॉर्मूला से आप इसको काम में लेकर के यहाँ ये नहीं लिखना, ये लिख सकते हैं आप क्या, log n डिवाइडेड बाई n नॉट बेस क्या e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ये बात समझ में आई। अब देखो दोनों साइड आप क्या ले लें, e की पावर में, है ना, दोनों साइड में e की पावर में ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो x इज इक्वल टू आपके पास y है, तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर y। तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखिए ये इसके इक्वल है, तो e की पावर ये e की पावर इसके इक्वल होगा, तो मैं ये लिख लूं e की पावर log बेस e n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। अब देखो एक फॉर्मूला में जो रेड से लिख रहा हूं वो वैसे ध्यान रखना आपको, जब यदि ऐसा हो क्या, log बेस e, है ना, किसी भी पावर e की पावर log बेस e x की वैल्यू क्या होती है x, 2 की पावर log बेस 2x की वैल्यू क्या होगी 2, है ना, x की भी x होगी। तो यहाँ यानी कहने का मतलब ये हट जाता है, यहाँ जो है वो ही रहता है। तो इस फॉर्मूला को यदि आप काम में लेते हो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। या इसको आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको बोला जाता है रदरफोर्ड सोडी लॉ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रदरफोर्ड सोडी लॉ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखिए, अब देखिए ये रदरफोर्ड सोडी लॉ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो हमें पता है यहाँ ये कुछ रफ कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, यहाँ ग्राफ बनाना है। जैसे हमारे पास ये ग्राफ में मैं यहां ले रहा हूं n जहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस एट द प्रेजेंट टाइम, और इस पे ले रहा हूं मैं क्या, t टाइम। यहाँ टाइम की वैल्यू क्या है 0, यहाँ इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। अब देखो टाइम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ मैं रफ कैलकुलेशन करूं तो देखो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, या n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1, तो n की वैल्यू क्या होगी n नॉट। यानी टाइम की वैल्यू 0 है तो उस टाइम नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई कितने होंगे, इस पे आप नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई ले रहे हैं इस एक्सिस पे, उनकी वैल्यू कितनी होगी n नॉट होगी। इसके बाद में मान लो मैंने एक वैल्यू और ले ली, यहाँ पे t की वैल्यू ले ली, जैसे 1/λ। 1/λ लेते ही देखो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आ गया n नॉट e की पावर माइनस 1, या n नॉट डिवाइडेड बाई e, है ना। नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस क्या हो गए, वो हो गए 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल। n नॉट क्या था, इनिशियल नंबर का कितना टाइम हो गया 1/e टाइम, है ना। e की वैल्यू अपन रखते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना 2 पॉइंट, है ना। और ये जो वैल्यू अपन निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी 0.368,
है ना। और परसेंट में लिखें तो आप ये कह सकते हैं लैम्डा वो टाइम की इनवर्स वैल्यू है जिसमें नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस इनिशियल नंबर के 1/e हो जाए या 36.8% रह जाए। तो मैंने ये कहा कम हो गए ना, और जैसे जैसे t इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो ये ग्राफ इस तरह से बनाएं तो ये यूं आएगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आएगा। कहां पर जीरो होगा नंबर उनकी, जब टाइम की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स जीरो। तो यानी अभी इस कर्व को आपको इंटरसेक्ट नहीं दिखाना, ये इंटरसेक्ट कहां करेगा, इनफाइनाइट पे। क्यों, देखो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू इनफाइनाइट, या n नॉट e की पावर माइनस इनफाइनाइट, या n नॉट e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर इनफाइनाइट प्लस का, और इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। यानी जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी उस टाइम ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस की। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। इस टाइम पर, कौन से टाइम पर, 1/लैम्डा पर मैंने मान लिया ये टाइम t की वैल्यू क्या है, 1/लैम्डा है, डॉट डॉट करके ये ऐसे दिखा दिया। और इस पर नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस कितने हो रहे हैं, इनिशियल वालों के 1/e, यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है, 1/e ऑफ इनिशियल, ये इनिशियल थे, ये हो गई यहाँ पे ये। अच्छा, ये कर्व है, तो ये कर्व किस किस के बीच में है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई और टाइम के बीच में। t इज इक्वल टू 0 पर सारे के सारे बचे थे, और कहां पर जाके सारे के सारे डिसइंटीग्रेट होंगे, इनफाइनाइट पर। जब आप यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 1/लैम्डा टाइम पर इनकी वैल्यू क्या होती है, n0/e। ये केवल इस ग्राफ को समझाने के लिए बताया था मैंने। अब देखो ये बात समझ में आ गई, ये ग्राफ बना लीजिए, इसके बाद में ये बना लीजिए, ये है ना, ये इसके बाद में आप ये बना लिया। आप देखिए हम यहाँ पे एक तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी डी के कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं, इस ग्राफ के बेसिस पे ही डिफाइन कर लेंगे, है ना, इस ग्राफ के बेसिस पे ही डिफाइन कर लेंगे। वैसे 1/e का मतलब जानते हो, 1/e की वैल्यू होती है कितना, 0.368, है ना। चलो 0.368 का मतलब है 36.8% ऑफ इनिशियल। यहां नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस क्या हो गए, 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर, यानी पहले इनिशियल 100 थे तो यहां कितने रह गए, 36 के करीब रह गए, है ना। तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं किसको, डी के कांस्टेंट को। डी के कांस्टेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। डी के कांस्टेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उस टाइम की इनवर्स वैल्यू होती है। देखिए डी के कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ दैट टाइम इन विच नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ देयर इनिशियल नंबर। एंड नोट क्या थी उनकी इनिशियल नंबर, t इज इक्वल टू 0 पे नंबर है उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल नंबर। और उस टाइम की लैम्डा है, यहां देख रहे हैं लैम्डा क्या है, उस टाइम की, देखो यहां से लैम्डा आएगा 1/t ही तो आएगा, उस टाइम की इनवर्स वैल्यू है जिस टाइम में नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट टाइम इनिशियल टाइम की 1/e टाइम्स रह जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ that time in which number of remained nuclei, remained यानी बचे हुए remained nuclei become कितने हो जाएं, 1/e
E times of their initial number, या ध्यान रखो 1/e को क्या बोला जा सकता है 36.8%, क्योंकि 1/e की वैल्यू होती है 0.368 और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो डी की कांस्टेंट लिखना रह जाएगा। इट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ, हम बात करेंगे दैट टाइम एक्टिविटी इन विच नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई बिकम्स 1/e टाइम्स एक्टिविटी, 1/e टाइम्स ऑफ देयर इनिशियल नंबर। इसको क्या बोला जाता है डी के कांस्टेंट बोला जाता है। लिखिए इसको डी के कांस्टेंट को, फिर हम एक्टिविटी की बात करते हैं। टॉपिक का डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, ये छोटा क्वेश्चन बनता है इससे, एक्टिविटी से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आर से। एक्टिविटी का मतलब होता है एक तरह से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने की, उसके टूटने की जो रेट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, है। तो ये क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन का दूसरा नाम डीके भी कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेट होने की जो रेट है उसको ही आप क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं आर इज इक्वल टू dN अपॉन dt। dN अपॉन dt है, यही तो थी, dN का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था dt टाइम में, तो रेट क्या होगी dN अपॉन dt। अब उसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेनी आपको। अब देखो यहां से आप ये भी जानते हैं क्या, dN अपॉन dt रदरफोर्ड-सोडी लॉ से आया था ना, dN अपॉन dt की वैल्यू आई थी माइनस लैम्डा n, इसके मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा n। लेकिन वहां से ये भी आया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, ये डिफरेंशियल फॉर्म था, रदरफोर्ड-सोडी लॉ का ये भी पढ़ा था हमने, है ना। ये एक्सपोनेंशियल में आया था n0t की पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से ये रखते हैं आप, तो ये आ जाएगा लैम्डा n0t की पावर माइनस लैम्डा t, है ना। अब देखो यहां ये जो वैल्यू है इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, जो ये देख रहे हैं ना आप है नोट, ये वाला, है ना, इसको नाम दे देते हैं हम आर नोट, किसको, इस वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आर नोट नाम देते ही ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर नोट टी की पावर माइनस लैम्डा टी। खैर इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया आरबीएससी में एक बार कि रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट, एक्टिविटी की ऐसा यूनिट लिखिए। सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकेरल, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे बैकेरल रखी गई। तो आप लिख लीजिए ये क्या आगे पॉइंट्स में, द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकेरल। और इसको ध्यान रखिए किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी स्मॉल क्यू से बैकेरल होती है इसकी ऐसा यूनिट। ये ध्यान रखना आपको, ये ऐसा यूनिट ये होती है, ये याद रख लीजिए, है ना। अब देखो अब एक 1 बैकेरल जो होता है, 1 बैकेरल वो किसके इक्विवेलेंट होता है, बैकेर। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था आर क्या होता है, dN अपॉन dt, dN dk और ये पर सेकेंड। अदर यूनिट इसकी क्या होती है, dk पर सेकेंड। तो 1 बैकेरल किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 dk पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। अदर जो ट्रेडिशनल यूनिट है ना, ट्रेडिशनल यूनिट या अदर यूनिट कह सकते हो, अदर यूनिट इसकी वो क्या है, क्यूरी है ना। क्या है अदर यूनिट इसकी, क्यूरी है। और ध्यान रखिए 1 क्यूरी और 1 बैकेरल में रिलेशन लिख लीजिए, है ना। 1 क्यूरी और 1 बैकेरल में जो रिलेशन है वो होता है 1 BQ
इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 क्यूरी, है ना, ये इसमें रिलेशन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो क्या होगी एसआई यूनिट, बेकेरल होगी। तो इस तरह से समझ के ये था आपका एक्टिविटी।